हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैंने कल वाले वीडियो में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का एक ऑफिशियल होता है और होते हैं वॉट एवर, इज्जत देना तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि जो डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल की वो यूरोप में कभी भी कम नहीं हो सकती, या फिर जो पूरा जो वर्ल्ड है वो वहाँ पे कभी भी कम नहीं हो सकती है, राइट। क्योंकि जो बाकी की अदर नेशन है वो इंडिया उतनी अच्छी क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और ना ही कभी वो कर पाएगा। ऐसा ये कौन क्लेम करता है? ये हेनरी साहब क्लेम करते हैं, ये कंपनी के ऑफिशियल हैं। ये 1772 की बात है। बट उसके बाद भी इनके इतना प्रवचन देने के बाद भी आप देखोगे पीस गुड्स, रुको मैं बताती हूँ। जो 1811 एंड 12 वाला जो टाइम पीरियड है उसमें पीस गुड्स जो हैं वो 33% थे इंडिया से, जो पीस गुड्स जाते थे, ठीक है। पीस गुड का मतलब होता है कपड़े का एक पर्टिकुलर सा हिस्सा या फिर टुकड़ा आप कह सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल सा कपड़ा होता है, उसका एक पर्टिकुलर सा पार्ट आप पीस गुड्स के नाम से जान सकते हो। तो इंडिया से जब ये एक्सपोर्ट वगैरह होता था तो 1811 एंड 12 में ये 33% था। 1850 और 51 में ये घट करके 3% हो गया, ठीक है। देखो रीजंस कितने सारे से इम्पॉसिबल हैं। कभी कभी ना मेंस में क्वेश्चंस आ जाता है और एक दो बार तो आ भी रखा है, जहाँ तक मुझे पता है घुमा फिरा के आया होगा, बट आंसर्स वही होंगे जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए कि ब्रिटिशर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने में। या ऑफकोर्स वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इनके ये हेनरी के ये स्टेटमेंट देने के बाद भी इतना ज़्यादा डिक्लाइन कैसे हो गया, तो अभी हम वही जानेंगे कि जैसे ही जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो इंग्लैंड में डेवलप हुई तो जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम किस बात की? अब आप तो सोचोगे ना कि उनको तो खुश होना चाहिए कि चलो ठीक है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो रही हैं, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ के जो इम्पोर्ट्स जो जा रहे थे ना वो लोग उससे परेशान थे। मान लो इंडिया से कुछ चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होकर के गई तो वहाँ पे तो आप बोलोगे ना कि हाँ इंपोर्ट हुआ है, अपने इंपोर्ट करी है। इंडिया से कुछ चीज़ें वो लोग इंपोर्ट करें। तो जैसे ही जो कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई इंग्लैंड में, जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे वो परेशान होने लगे। उनको ये फियर था कि क्या पता हमारा धंधा पानी जो है वो बंद ना हो जाए। तो इसी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करा कि जो इंडिया से जो सामान आ रहा है, जो कॉटन टेक्सटाइल आ रहा है, आप उस पर बहुत हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दो, ठीक है। तो इनने जो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो इतनी, मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, दिमाग से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल दिमाग है ही नहीं। वो उस गवर्नमेंट ने भी इनकी ये जो वर्कर्स थे, ये जो ग्रुप ऑफ जो वर्कर्स थे इंग्लैंड में, उनकी बात माने और उनकी बात मानी गई और उनने क्या करा, 300% 400%, ठीक है। उनका जितना भी मर्जी हुआ उतना उन लोगों ने जो इंडिया से सामान जा रहा था, यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था और जो वहाँ पे इंपोर्ट हो रहा था, उस पर इन लोगों ने ट्रेड ड्यूटीज़ लगा दी। जो मैनचेस्टर गुड्स हुआ करते थे वो ब्रिटेन में सेल होते थे बिना किसी कंपटीशन के, ठीक है। एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फोर्स करा कि जो ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हम लोग ये बना रहे हैं, मतलब जो हमारे ब्रिटेन में जो ये बन रही है, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, जो ये मैनचेस्टर गुड्स हुआ करती थी ना, वो बिना, मतलब पहले क्या हुआ, इनने बोला कि आप उस पर वो लगा दो, क्या नाम है, टैक्सेस वगैरह लगा दो, हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दो, कि जब वो आएगा तो जब इंडिया से कोई भी सामान आएगा उसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इन्होंने ऐसा कर दिया कुछ टाइम तक। जो ये मैनचेस्टर गुड्स वगैरह रहे ना, मैनचेस्टर मीन्स वहाँ के जो गुड्स रहे, ब्रिटेन के गुड्स रहे, वो बढ़िया से बिना किसी कंपटीशन के ब्रिटेन में अच्छा खासा चल रहे थे। एट द सेम टाइम इनने क्या करा, जो ये ब्रिटेन के जो ये मैनचेस्टर वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट को तो एक टाइम पे प्रेशराइज़ करा ही, साथ में जो ये इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी फालतू सी कंपनी बैठी हुई है इसको भी प्रेशराइज़ करा। इसको बोला कि जो हमारा मैनचेस्टर का जो कपड़ा बन रहा है, जो हमारा यहाँ पे जो सामान बन रहा है, आप उसको लेके जाओ इंडिया में सेल करो। इसलिए इस टॉपिक का नाम है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ठीक है। तो अब वहाँ से जो एक्सपोर्ट था ब्रिटिश कॉटन गुड्स का, वो बढ़ गया। या 19th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है।
और आप देखोगे एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी वहाँ पे कोई भी इम्पोर्ट नहीं हुआ करता था कॉटन का इंडिया से। मतलब इन लोगों ने इस कदर बर्बाद कर दिया था हमारे टेक्सटाइल को भी, हमारी वीविंग इंडस्ट्री को भी, एंड ऑफ कोर्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, कि सबका सब तहस नहस हो गया। और एक टाइम होता था जब यहीं से सारा सब कुछ एक्सपोर्ट हुआ करता था और वहाँ के लोग, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट करती थी इंडिया से कॉटन वगैरह। बट ये जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ये मैनचेस्टर के जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके फोर्स करने के बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। और आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम बढ़ने लगी होगी। एंड हेंस जो 18th सेंचुरी का एंड वाला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे कोई भी कॉटन पीस गुड्स जो था वो इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज जब यहाँ से जाता था तो वहाँ पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी, लाइक 300%, 200%, 400%। तो इतने इंपोर्ट ड्यूटीज आप क्यों देने जाओगे उनके लिए, ठीक है, और आपको उतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, राइट। बट आप देखोगे बाय 1850 जो कॉटन पीस गुड्स जो थे ना, वो ओवर 31% जो ऐसे थे जो इंडियन, जिसमें जो मान लो कॉटन पीस गुड्स है उसमें 31% जो था ना वो इंडियन इम्पोर्ट्स का हुआ करता था। मतलब वो इंडियन जो कॉटन पीस गुड्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे। और 1870s तक आप देखोगे ये 50% तक हो गया था। आ रही है बात समझ में? थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ी समझ में आई ना, बढ़िया है। सर्वे के बारे में तो जानने की कोई नीड है भी नहीं। सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम थी, जो ये कॉटन वीवर्स थे, उन्होंने इसी टाइम पे एक और प्रॉब्लम फेस करी। अब वो वाली प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जो मैनचेस्टर वाला जो सामान था वो इंडिया में आ रहा था, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो मार्केट था, मतलब इंडियन जो मार्केट थे वो एकदम ही कोलैप्स हो गए। जो लोकल मार्केट थे वो भी ख़त्म होने लगे। और जो मैनचेस्टर से जो सामान यहाँ पे आ रहा था, मतलब जो ब्रिटेन से जो ये मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स आ रहे थे, वो एक अच्छे खासे पैमाने पे चलने लगे, ठीक है, क्योंकि वो मशीन के द्वारा बने गए होते थे। कॉस्ट जो होता था उसका वो बहुत ही कम हुआ करता था। जो कॉटन गुड्स के जो इम्पोर्ट हुआ करते थे बहुत ही चीप हुआ करते थे, कि मतलब वो इतने चीप हुआ करते थे कि जो वीवर्स थे ना वो भी उनको ख़रीद सकते थे, ठीक है। ख़रीदने को तो सब खरीद सकते थे ऑफ कोर्स, लेकिन वो इतने चीप हुआ करते थे कि जो वीवर्स थे वो उनसे कम्पीट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब कम्पीट इन द सेंस कि आप कुछ भी सामान बना रहे हो, आप हाथ से बना रहे हो, ठीक है। एक तरफ समझो कि दो साइड्स हैं, ठीक है। एक तरफ ये लेफ़्ट वाला इंडस्ट्री वाला है, राइट वाला हम इंडियंस का ये हैंड वाला है, ठीक है। आप इससे ऐसे समझो कि जो राइट वन वाला है, ये राइट वाला है, ये क्या कर रहा है? ये अपना सामान हाथ से बना रहा है। 2% है मान लो, ये अपना सामान हाथ से बना रहा है। इसके जो फैमिली है वो भी इन्वॉल्व है, सारा सब कुछ ये खुद कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये पैसे ज़्यादा लेगा, ये डिज़र्व करता है पैसे ज़्यादा लेना। ये दूसरे साइड पे ये जो ब्रिटिशर्स के जो लोग बैठे हुए हैं मैनचेस्टर वाले, ये क्या कर रहे हैं? ये तो अपना जितने भी सामान है वो मशीन वगैरह से बना रहे हैं, ठीक है। मशीन से बना रहे हैं, देन अगेन जल्दी बन जाएंगे, टाइम कम लगेगा। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है। इधर टाइम कम लगेगा और ऑब्वियस सी बात है, जब इतना सब आप एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करोगे, आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, तो आप उसको इतने सस्ते दाम पे इन लोगों ने सेल करा कि ये यहाँ के लोग इससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अब कंपटीशन करने की ज़रूरत क्या थी, आप सोच रहे होगे। जस्ट बिकॉज ये हाथ से बना रहे हैं भाई, तो इनको ज़्यादा मेहनत लग रही है, इनके एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो वो ये लोग इतने कम दाम पे सेल करा करते थे ना, कि इतने कम दाम पे ये लोग सेल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। कुछ इस टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम इमर्ज हुआ था। जस्ट अ मिनट, ठीक है। और फिर देखोगे 1850 वाला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे बहुत सारे से वीविंग इंडस्ट्री वाला जो रीजन था इंडिया में, वो डिक्लाइन में चला गया, वो डिसोल्यूशन में चला गया। एंड 1860 के टाइम पीरियड आते आते जो वीवर्स थे उनको नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब ये नई प्रॉब्लम क्या थी कि जो रॉ कॉटन का सप्लाई था, ठीक है, उनको वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा था। अब इसके पीछे भाई क्या रीज़न है? आप लोग सोच रहे होंगे कि रॉ कॉटन तो इंडिया में ही मिलता था, अब इंडिया में ही रह करके इंडियंस उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भी क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इसके पीछे ना कहानी थी। देखो, जब अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ, ठीक है, तो कॉटन जो अमेरिकन सिविल वॉर होने के टाइम पीरियड में जो कॉटन सप्लाईज थी यूएस से, वो ख़त्म हो गई। मतलब पहले जो अमेरिका है वो ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई करता था, लेकिन जैसे अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, यूएस की जो सप्लाई थी वो उनके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो कहाँ से देंगे, उनको सप्लाई कहाँ से करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ब्रिटेन को चाहिए तो था ये रॉ कॉटन। अब ब्रिटेन के पास में कहाँ से आएगा रॉ कॉटन? तो अब ये घूम फिर के वापस से कहाँ जाएंगे? हमारे प्यारे देश भारत की। अब तुम हमें रॉ कॉटन का जो सप्लाईज है वो करोगे, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा इंडिया से, मतलब पहले कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह हुआ करती थी, अभी कच्चा माल जो रॉ कॉटन है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। वो जो रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया, जो प्राइस थी जो रॉ कॉटन की
वो अच्छे खासे मतलब जितना दाम वो लोग चुनते थे उतना ही दाम पे इनको सेल करना होता था इन लोग को, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, राइट। तो जो वीवर्स थे इंडिया के उनको ऑफकोर्स थोड़ी सी प्राइस में दिक्कत हुई कि इतना सब हमसे करवा रहे हैं, फिर से वही हमारी हाल कर दिए। देन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आप देखो कि जो वीवर्स हैं, जो बाकी के जो अदर क्राफ्ट पीपल हैं, उनको अलग सी प्रॉब्लम हुई। अब एक और प्रॉब्लम क्या हुई, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो फैक्ट्रीज़ थी इंडिया में, ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ बन रहे थे इंडिया में, वहाँ पे मशीन मेड गुड्स प्रोवाइड होने लगे। तो वही सेम चीज़ है, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लास 9th में बताया था कि जो नॉर्मल वर्कर्स होंगे वो अटैक करने लगे थे थ्रेशिंग मशीन्स पे। अब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया जो विमेंस थी उनने स्पिनिंग जेनी पे अटैक करा। अब यहाँ पे आएंगे, अब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया के बारे में बात करते करते हम ये कैसे भूल जाए कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का भी इन्वेंशन हुआ था, मतलब हाँ, टेक्नोलॉजीज़ भी आई थी, ठीक है। तो जब फैक्ट्रीज डेवलप होने लगी तो वहाँ पे जो मशीन्स वगैरह हैं वो भी सेटअप होने लगे। जब मशीन्स वगैरह सेटअप होने लगे तो जो मार्केट में जो मशीन मेड गुड्स हैं वो फ्लड करने लगे, मतलब वो फ्लरिश करने लगे। एंड हेंस जो वर्कर्स थे, जो वीवर्स थे, जिनका पहले इनसे ही गुजारा पानी चलता था, उनको हो गई दिक्कत बहुत सारी सी, उनका जो लिवलीहुड था वो एकदम ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये थी पूरे इंडिया की कहानी। अभी बात करेंगे फैक्ट्रीज़ कम अप। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा फैक्ट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो पहला कॉटन मिल, व्हाट इज़ दिस, केकअप, नॉट केकअप, दिस इज़ केम अप, ठीक है। जो पहला कॉटन मिल था बॉम्बे में हुआ 1854 में। 1862 में 4 मिल्स और सेटअप करे गए जिसमें 94,000 स्पिंडल्स हुआ करते थे, ठीक है। एंड ये 2150 लूम्स वगैरह हुआ करते थे। जो जूट मिल है वो बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। एंड उसके कुछ सालों के बाद में ही बहुत जगह जगह पे मिल्स वगैरह जो थे वो इस्टेब्लिश होना शुरू हुए, ठीक है। कानपुर में आप देखोगे, देखो पहला कॉटन मिल जो था वो अहमदाबाद में सेटअप हुआ। जो कानपुर में अगर आप देखोगे तो एल्गिन मिल ने वहाँ पे मिल्स वगैरह ओपन करवाया। फिर उसके 1 साल के बाद ही अहमदाबाद में पहला कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड बेसिकली, कानपुर में एल्गिन मिल जो था ना वो स्टार्ट हुआ था। एंड आप देखोगे जो 1874 वाला जो टाइम पीरियड था उसमें पहला स्पिनिंग और जो ये वीविंग मिल्स थी मद्रास की, उसने अपना जो प्रोडक्शन था वो चालू कर दिया। यहाँ पे जमशेदजी जीजी बॉय की, यहाँ पे नॉट बॉय, जीजी बॉय बोलते तो गुजरात में बोलते हैं ना वो, और बंगाल में वॉट एवर, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ का एक्सेंट है। उनकी ये वाली आप फ़ोटो देख सकते हो, ये पारसी वीवर थे। अगेन एट दैट टाइम चाइना के साथ ये ट्रेड में एंगेज थे, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा था अमेरिका और इंग्लिश शिपर्स में कि इनकी जो शिप थी वो पूरी की पूरी डूब गई। तो इनकी कहानी अपनी अलग सी है, नेक्स्ट वाले टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे। बात करेंगे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। जो ये मैंने पिछले वाले स्लाइड में इन्फॉर्मेशन दी, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीनशॉट तो मत ही लेना, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये पता करना होगा कि फैक्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे डेवलप हुई, अभी क्या सीन है फैक्ट्रीज़ का इंडिया में, अगर सच में बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डिफरेंट रीजन में सेटअप करी गई, ठीक है। और जो पीपल थे वो भी इंगेज होते थे इंडस्ट्रीज़ में। हिस्ट्री जो है बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स का, आप देखो जितने भी बिजनेसमैन थे, मैं ये रतन टाटा जो आज आप देखते हो, ठीक है, टाटा वाली जो कंपनी है वो, बाकी की तो जो अदर है मैं मतलब बाकी के बारे में मैं बात नहीं करूँगी। टाटा की अगर मैं बारे में बात करूँ और कुछ पहले की जो कंपनीज रह गई हैं अभी मैं बात करूँगी उनकी। ये अगर आप इनका इनिशियल फेज़ देखो तो ये चाइना के साथ ट्रेड में एंगेज थी, ठीक है। इनका जो ट्रेड हुआ करता था वो चाइना के साथ हुआ करता था। अभी मैं बताती हूँ कैसे। आप देखो कि लेट 18th सेंचुरी में, आपने लास्ट ईयर पढ़ रखा था इस वाली चीज़ को, मैंने आपको 9th क्लास में बताया था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में ओपियम का कल्टीवेशन करवाते थे। वो इंडिया से ओपियम लेकर के जाते थे कहाँ पे, चाइना से फिर वो चाय लेकर के जाते थे इंग्लैंड। समझ में आ रही है बात, ये ट्रेड सर्कल चल रहा है। मतलब हमारे यहाँ से ओपियम लेके जाएंगे, चाइना में इंपोर्ट करेंगे, फिर चाइना से टी जो चाय होता था उसको एक्सपोर्ट करेंगे अपने कहाँ पे, इंपोर्ट में, फिर उसको इंग्लैंड में फिर उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे से उसमें इंडियंस भी थे जो एज अ जूनियर ट्रेडर्स काम कर रहे थे इस वाले ट्रेड में। कुछ लोग थे जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग थे जो सप्लाईज़ में काम कर रहे हैं, कुछ लोग थे जो शिपिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रेड के थ्रू बहुत लोग को प्रॉफिट्स भी हुए थे और वहीं से जो बिज़नेस
करने का सपना था बहुत सारे लोगों का, वो वहीं से सच हुआ है। जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज़ हैं इंडिया में, फिर वो लोगों ने मतलब ये सोचना चालू कर दिया कि हाँ अब हमें भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो ओपन करना चाहिए। तो बंगाल में जो द्वारिकानाथ टैगोर जी जो थे एट दैट टाइम, उनने अपना अच्छा खासा फॉर्चून बना लिया था चाइना के ट्रेड के साथ में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो द्वारिकानाथ टैगोर जी जो थे, उनने अपना अच्छा खासा फॉर्चून बना लिया था चाइना के साथ ट्रेड में, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी थी। और बाद में जाकर के मतलब ये 1830 और 1830, ठीक है, दिस इज़ 3, 1830 और 1840 वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें इन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी को सेटअप करा। और टैगोर की जो इंटरप्राइजेस थी, ठीक है, वो सारी की सारी डूब गई। जो इन्होंने ये जो सेटअप कर रखा था ना, ये 6 जॉइंट स्टॉक की जो ये कंपनीज थी, कंपनीज थी, इन्होंने ये बना रखा था, स्टैब्लिश और सेटअप कर रखा था। बट ये जो बिजनेस क्राइसिस आए अच्छे खासे, और इनकी जो सारी की सारी कंपनीज थी वो डूब गई। तो अब इनको अच्छा खासा डिप्रेशन हुआ होगा, बट बुक में मेंशन नहीं करा है। लेकिन हाँ, अगर एट दैट टाइम पीरियड में, उस टाइम पे अगर कोई कहीं और से पैसा कमा रहा है और बाद में वो किसी ट्रेड में इंगेज है या फिर अपना कुछ खुद का सेटअप खोल रहा है, वो सारी की सारी एक साथ डूब जाती हैं, तो डिप्रेशन में कोई भी चला जाएगा। बट वो एक अलग टॉपिक है, एंड खैर ये टॉपिक वॉपिक कुछ था नहीं, बस ऐसे ही मैंने बता दिया। बट आप देखोगे क्योंकि चाइना के साथ ही ट्रेड करके ये आगे बढ़े थे, लेकिन बिजनेस क्राइसिस की वजह से इनका जो सारा बिजनेस था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, सारा बिजनेस उनका धरा का धरा रह गया। बट लेट 19th सेंचुरी में जो बहुत सारे चाइना के जो ट्रेडर्स हैं वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। बॉम्बे में जो पारसीज हुआ करते थे, जैसे कि एक दिनशॉ पेटीट, जिनका मैंने, अच्छा इनके बारे में एक और चीज़ सुनते जाओ। ये जो दिनशॉ पेटीट, जो ना इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है ना, मैं वो सब बताते जा रही हूँ, कुछ खास रेलेवेंस है नहीं इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी ये जो दिनशॉ पेटीट हैं, इनकी जो बेटी की बेटी थी, मतलब इनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, ठीक है, क्या नाम था उनका, रतनबाई पेटीट नाम था, वो वाइफ थी मोहम्मद अली जिन्ना की। तो ये एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन, क्रिस्पी टाइप की इन्फॉर्मेशन मैंने ये आपको दे दी, ठीक है। तो अभी वापस अपने हम टॉपिक पे आते हैं। बॉम्बे में जो पारसीज थे, जैसे कि दिनशॉ पेटीट हो गए, जमशेद जी हो गए, ठीक है, नुसरवंजी, मतलब जमशेद जी नुसरवंजी टाटा, आज आपने सुन रखा होगा आज किस लेवल पर इनका जो ये इंडस्ट्री है वो प्रॉस्परस है। इनकी जो कंपनी है टाटा, रतन टाटा, अगर आपने सुन रखा होगा, सबने सुन रखा है। इन्होंने भी अगर आप इनके एंसेस्टर्स को देखो तो उन्होंने अपना जो इनिशियल वेल्थ है वो भी एक्सपोर्ट से ही, इन्होंने भी अपना जो इनिशियल वेल्थ है वो कमाया था। ये लोग भी पहले चाइना के साथ ट्रेड में इंगेज थे, और रॉ कॉटन की शिपमेंट्स में भी ये इंगेज थे। थोड़े बहुत वहाँ से इन लोग को जब बेनिफिट हुआ, तब जाके इन लोगों ने अपना एंटरप्राइज़ ओपन करने की सोची। अगेन सेठ हुकुमचंद थे, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने पहली इंडियन जूट मिल स्टैब्लिश करी थी कलकत्ता में 1917 में। इनका नाम याद रखना गाइस, पूछा नहीं जाएगा लेकिन कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में इन्होंने भी चाइना के साथ में ट्रेड करा है। अगेन इनके जो पिताजी थे, इनके जो दादाजी थे, मतलब हाँ ये एंसेस्टरल चीज़ है, वो चलती आ रही है, मतलब पापा भी, दादाजी भी वही, पापा भी वही, बेटा भी वही, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप समझ सकते हो उससे। तो पहले के टाइम पे यही तो चलता था ना कि ठीक है, अगर मैं, आज भी तो आप देखोगे ये चीज़ें हैं, अगर मैं लॉयर तो मेरी बेटी भी लॉयर ही बनेगी, मैं डॉक्टर तो मेरी बेटी भी डॉक्टर ही बनेगी। ये चीज़ें आज भी लोगों का ऐसा वाला माइंडसेट हो जाता है। बाकी के कुछ जो कमर्शियल ग्रुप्स वगैरह थे, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो वहाँ पे ट्रेड वगैरह हुआ करता था, उसमें ये लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। वो लोग मतलब इंडिया में ही अपना काम करते थे, लाइक गुड्स को कैरी करना, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले करके जाना, मनी बैंकिंग वाला जो काम है, बैंकिंग, मनी बैंकिंग, वॉट एवर, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज़, ये जितने भी काम वगैरह हुआ करते थे, लाइक कितना पैसा कहाँ पे गया, कहाँ से कितना पैसा आया, फाइनेंसिंग जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, ये जो ये जितने भी ये ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, कमर्शियल ग्रुप वाले लोग, वो ये सारे काम करा करते थे। तो ये आप देखो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ये एक्सटर्नल जो ट्रेड है उसमें तो ये इन्वॉल्व हुआ ही करते थे। जब उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखी इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्रीज़ में, तब जा कर के इन्होंने अपना जो सेटअप था फैक्ट्रीज़ का वो चालू कर दिया। एंड हेंस आप देख सकते हो कितने सारे से अच्छे आज कंपनीज़ हैं इंडिया में। दो चार अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में नाम बता देना। अभी तो मैंने एक बता दिया, टाटा। अगर आपको ऐसी पता होगा तो उसके बारे में विकीपीडिया करना, गूगल पे देखना, जो करना होगा करना, देखना क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने अपने इनिशियल स्टेज पे क्या चाइना के साथ ट्रेड करा है कि नहीं। तो जो हमारा जो चाइना के साथ बॉन्ड था वो स्टार्टिंग से अच्छा था, बट मतलब स्टार्टिंग में अच्छा था, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से अच्छा था, नहीं,
हाँ, तो वहाँ से ट्रेड वगैरह कर करके बहुत सारे से लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है। लोग जो कॉलोनियल कंट्रोल थी इंडियन ट्रेड पे, वो और बढ़ती जा रही थी। जो स्पेस था इंडियन मर्चेंट का, वो अब एकदम लिमिटेड होता जा रहा था। तो उनको मैन्युफैक्चर जो गुड्स हुआ करते थे यूरोप में, उनके साथ ट्रेड करने के लिए मना बोल दिया गया था कि आप अब नई ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते हो, जो भी करना है हम लोग खुद ही कर लेंगे। आप बस रॉ मटेरियल्स को हमें एक्सपोर्ट करो, ठीक है, और फूड ग्रेन्स को हमें एक्सपोर्ट करो। रॉ जैसे कि ओपियम हो गया, कॉटन हो गया, वीट हो गया, इंडिगो हो गया, आप ये सारी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करो। क्योंकि हम यहाँ पे जो इंग्लैंड थी, जो यूरोप था पूरा, वहाँ पे उसकी नीड थी बहुत ज़्यादा। और या ऑफ कोर्स अभी अभी जो मैंने नाम बताया कि रॉ कॉटन हो गया, ओपियम, वीट, इंडिगो, ऐसे बड़े सारे से क्रॉप्स हैं, आपको इसका नाम पता करना है। जो होमवर्क में मिल रहा है आराम से अपना कर लेना, अदरवाइज़ फेल हो जाओगे पक्का। एंड आप देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था, उसमें यूरोपियन मैनेजिंग जो कंपनी कुछ एजेंसीज आई थी, जिन्होंने लार्ज सेक्टर, बहुत एक बड़ा सेक्टर कंट्रोल कर रखा था इंडियन इंडस्ट्री का। जिसमें से 3 बिगेस्ट, यहाँ पे देखो मैंने दे भी रखा है, इधर आपको मेंशन भी कर रखा है। इसमें से 3 बिगेस्ट जो कंपनीज थी, उनके नाम आप यहाँ पे लिखे गए हैं, बर्ड हिगलर्स एंड को, उसके बाद में एंड्रयू यूल और जार्डन स्किनर एंड को आप यहाँ पे देख, मतलब कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला ये जो फैक्टर है यहाँ पे अप्लाई होता है, को मत पढ़ना उसको, ठीक है। इन एजेंसीज़ ने कैपिटल को मोबिलाइज़ करा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ को सेटअप करा, उसको मैनेज करा। बहुत सारे से आपको ऐसे इंस्टांसेस मिल जाएंगे जिसमें से जो इंडियन फाइनेंशियर्स जो थे, उन्होंने भी प्रोवाइड करा है इनको लोन वोन, मतलब बैक एंड से इनको सपोर्ट मिल रहा था। वाइल जो यूरोपियन एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तैयार करे हैं, और जो बिज़नेस के डिसीजंस यहाँ पे लिए हैं, बहुत सारी से फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप करें इन लोगों ने। और जो यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, उनके अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, जहाँ पे जो ये इंडियन बिजनेसमैन थे उनको अलाउड नहीं थे, मतलब वो वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है। इतनी आपको बातें समझ में आई ना। अच्छा देखो, अभी तक यहाँ पे अगर डाउट वाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। अब इतना सब करने के लिए आपको वर्कर्स तो चाहिए होंगे ना। आप फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ आकर के सेटअप कर लोगे, तो ब्रिटेन से या इंग्लैंड से या पूरे यूरोप से तो वर्कर्स नहीं लेकर के आओगे ना एक बल्क में, आपको चाहिए होंगे वर्कर्स। तो अब ये वर्कर्स कहाँ से आएंगे? अब तो ये वर्कर्स इंडिया से ही आएंगे, क्योंकि आप इंडिया में खुद ही हो। यहाँ पे देखो फेमस फ़ोटो दे रखी है, जिसमें से जो टाटा मैंने बताया ना कंपनी, इनके जितने भी एंसेस्टर्स हुआ करते थे एट दैट टाइम, जो लोग भी हुआ करते थे, वो यहाँ पे सबके नाम मेंशन है, एक बार ही पढ़ लेना, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जब उसकी डिमांड हुई, उससे पहले से जो ये कॉटन टेक्सटाइल्स थी, उसकी डिमांड एक लिमिट से ज़्यादा थी। बट ऐसा क्या हुआ कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डिमांड एक लिमिट से भी ज़्यादा हो गई, लाइक कॉटन टेक्सटाइल से भी ज़्यादा हो गई। अगर इसका आंसर आपको जानना है तो पिछले वाले वीडियोस देख लो, वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी बताने वाले नहीं है, जस्ट बिकॉज इसको तो मैंने बहुत ही इलैबोरेट वे में करवा रखा है कुछ वाले वीडियोज़ में, इसी चैप्टर में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। और वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट वेट अ मिनट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लेना, बेनिफिट आपका ही होगा। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बनी है, यहाँ पे सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है, सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। बाकी हाँ, सर टाइम टेबल वगैरह खुद बना करके देते हैं, और सर 1-to-1 हैंडल करते हैं सारे के सारे बच्चों को। यहाँ पे सर का इंस्टाग्राम भी है, आप उनको वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो, आप सर को यहाँ पे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टेक केयर।